क्या आप लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर एक सिमिलैरिटी है और वो ये है कि इन दोनों ही पार्टीज़ ने अपने आप को दिल्ली से लॉन्च किया था। आज दिल्ली के लिए जो स्टेटहुड की डिमांड आम आदमी पार्टी रेस कर रही है, यही डिमांड कभी बीजेपी की भी हुआ करती थी और आज जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है वो इसी डिमांड का रिजल्ट है। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच 2015 से जो पावर स्ट्रगल चल रही है उसे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया है और ऑर्डर दिया है कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के जो मैटर्स होते हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेगा और बाकी सब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सर्विसेज को देखेगी दिल्ली गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज हैं जैसे कि सिविल सर्विसेज, उससे रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफ़र के डिसीजंस होते हैं वो अब दिल्ली गवर्नमेंट लेगी और उसके लिए एलजी की जो स्क्रूटनी पहले हुआ करती थी इट विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि अब जो भी पॉलिसीज़ या जो भी डायरेक्शंस लिए जाते हैं उन्हें जल्दी एग्जीक्यूट किया जाएगा बिकॉज एलजी की स्क्रूटनी रिक्वायर्ड नहीं है। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे कि जो पावर स्ट्रगल थी बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड दिल्लीज एलजी वो क्या थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैसे रिजॉल्व किया। दिल्ली की ये जो पावर स्ट्रगल है वो आज से नहीं बल्कि मुगलों के ज़माने से है। 11वीं सेंचुरी के अंदर तोमारा डायनेस्टी के राजा अनंगापाला पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। उसके बाद मुग़ल राजा अकबर ने भी अपनी कैपिटल आगरा से चेंज करके दिल्ली कर दी थी टू ऑनर सूफी सेंट सलीम चिश्ती। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो सबसे पहले तो उन्होंने कलकत्ता को अपना कैपिटल बनाया, लेकिन 1911 में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इट्स बेटर कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाए और इस शिफ्टिंग के लिए उन्होंने खर्च किए 4 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, यानी अगर आज की तारीख में हम देखें तो इट वुड बी 6,000 करोड़ रुपीज़। तो इतना खर्चा करके उन्होंने अपनी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की। तो ऑब्वियसली कुछ जेन्युइन रीजंस रहे होंगे। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि दिल्ली जो है वो कंट्री के सेंटर के अंदर आता है तो वहाँ से रूल करना उनके लिए ईजी था। इसके अलावा क्योंकि हिस्टोरिकली वहाँ पर इतनी सारी एम्पायर्स रही हैं तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी वेल डेवलप था। एंड लास्टली दिल्ली जो है वो एक हेल्दियर प्लेस थी एज़ कम्पेयर टू कलकत्ता, क्योंकि वहाँ पर मलेरिया और कोलेरा जैसी जो डिजीज़ेज़ हैं वो नहीं फैलती थी। और ब्रिटिशर्स के बाद जब इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिली 1947 के अंदर तो देखा गया कि जो दिल्ली है वो ऑलरेडी काफ़ी वेल डेवलप्ड है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वहाँ पे पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन जैसी बिल्डिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। सो इट वॉज ईजी टू कंटिन्यू एट द सेम प्लेस। और ऐसे ही दिल्ली की जो सिग्निफिकेंस है वो सालों से मेंटेन्ड है और यही कारण है कि सेंटर जो है वो यहाँ पर अपना दबदबा रखना चाहती है और इसीलिए जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वो एक पेक्यूलियर फेडरल स्टेटस जो है वो एंजॉय करती है, यानी ये स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी। लेकिन अब जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया ही क्यों गया। और अगर हम शुरुआत से बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1952 के अंदर दिल्ली जो था वो पार्शियल स्टेट था विद द असेंबली प्लस एलजी, और एलजी के पास सेम पावर्स थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी हैं, दैट इज ओवर लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। लेकिन 1956 के अंदर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। इसका कारण ये माना जा रहा था कि जो नेशनल कैपिटल है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो सेम होनी चाहिए, अगर अलग अलग होगी तो डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आएगी। और उस टाइम पर दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने की सारी क्वालिफिकेशंस को फुलफ़िल कर रहा था, जैसे कि जो एक रिक्वायरमेंट है वो होती है द पॉपुलेशन। उस टाइम पे दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी और ये माना जा रहा था कि जो सेंटर ही है वो ही इसे जो है रन करे तो बेटर होगा। लेकिन 1977 तक काफ़ी सारे इश्यूज सामने आने लगे इन लोकल गवर्नेंस, बिकॉज हर चीज़ के लिए, कोई भी स्टेप लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नेंस की अप्रूवल लेना पड़ता था, जिसकी वजह से काम करने में, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में देरी हो जाती थी। इसके बाद 1984 के अंदर जब बीजेपी आई आफ्टर विनिंग 2 सीट्स इन द इलेक्शंस तो उन्होंने नेशनली अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए दिल्ली के अंदर स्टेटहुड का इशू उठाया। इससे क्या हुआ, उन्हें रिकॉग्निशन भी मिली और साथ साथ इलेक्टोरल माइलेज भी। और इसी सेम स्ट्रैटेजी को आज आम आदमी पार्टी भी अपना रहा है और स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है।
इसी डिमांड के चलते बीजेपी को 1989 के अंदर काफ़ी सारी सीट्स मिली और ये देखते हुए कि उनका जो मुद्दा है वो रेलेवेंट है, उन्होंने स्टेटहुड के लिए और पुश किया। लेकिन जो कांग्रेस है वो इस मुद्दे को रिलेंट कर रही थी इन 1991, बट वो ओपन थी टू द आइडिया ऑफ मोर ऑटोनॉमी। और इसी स्ट्रगल के चलते फाइनली 1993 के अंदर दिल्ली जो है वो पार्शियल स्टेट बन गया, जैसा कि 1952 के अंदर हुआ करता था। और बीजेपी के मदन मोहन खुराना पहले चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली के। और उस टाइम पर मदन मोहन खुराना भी सेम टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे जो आज की तारीख में केजरीवाल यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो प्रेशर डाल सके, नेगोशिएट कर सके कांग्रेस से एट दी सेंटर। लेकिन उनकी ये टैक्टिक्स ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 1998 के अंदर दिल्ली में आ गई कांग्रेस की शीला दीक्षित। इसके बाद 2003 के अंदर बीजेपी ने टेबल किया एक बिल फॉर फुल स्टेटहुड, लेकिन उस टाइम पर इस आइडिया को शेल कर दिया गया। और उसके बाद 2013 के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने वापस से इस मुद्दे को उजागर किया और डिमांड की दिल्ली के लिए फुल स्टेटहुड। और यही कारण था पावर स्ट्रगल का बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो डिमांड कर रहे हैं फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली। अब हम समझ लेते हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो एलजी हैं उनके बीच में हमेशा से ही क्या इश्यूज़ रहे, क्या प्रॉब्लम्स रहे, जिसकी वजह से ये दोनों साथ में काम नहीं कर पा रहे थे। 2014 के अंदर जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, तब उन्हें लगा था कि अब वो दिल्ली को अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि दिल्ली जो है वो एक स्टेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही उसको गवर्न नहीं करता, एलजी का भी उसके अंदर से होता है। एलजी की जो पोस्ट है उसे पहली बार स्टैब्लिश किया गया था इन 1966 अंडर द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को कोई भी एक्शन लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति लेना होगा, उनसे डिस्कस करना होगा, उनकी स्क्रूटिनी रिक्वायर्ड है। और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच काफ़ी इश्यूज होने लगे ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एक्साइज पॉलिसी, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन फिनलैंड, फ्री योगा क्लासेस, मोहल्ला क्लिनिक्स, ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, सैंक्शनिंग ऑफ फंड्स, कंट्रोल ओवर द एंटी करप्शन ब्रांच एंड द एक्सटेंशन ऑफ पावर सब्सिडी टू कंज्यूमर्स। सो ये वो सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेके स्टेट गवर्नमेंट और एलजी के बीच में हमेशा से ही टसल रही। इसके अलावा दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसका ये भी कहना था कि जो एलजी का ऑफिस है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था जैस्मीन शाह को फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन है ऑफ अ दिल्ली गवर्नमेंट थिंक टैंक। और इस रेस्ट्रिक्शन का रीज़न जो एलजी ने दिया वो ये था कि जो जैस्मीन शाह हैं वो मिसयूज़ कर रहे थे अपना ऑफिस फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। इनके जो बिगड़ते रिश्ते हैं उसकी हद तब पार हो गई जब एलजी ने रिकमेंड किया कि जो सीबीआई है वो इन्वेस्टिगेट करे द इरेगुलरिटीज़ इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जिसकी वजह से दिल्ली के जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और केजरीवाल को समन किया गया। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने अक्यूज़ किया एलजी को कि वो एक्ट करते हैं एज अ रोड ब्लॉक और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होने नहीं देते हैं। तो ये जो टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप था बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट एंड एलजी वो काफ़ी सालों से कंटिन्यू रहा, जिसे फाइनली अब स्टॉप लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब हम समझ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिससे अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है और इससे सेंटर पे क्या असर पड़ेगा वो भी हम समझ लेंगे। ये जो पूरा मैटर है ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस दिल्ली एलजी। और इस केस को जो बेंच हियर कर रही थी इट कंप्राइज्ड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली एंड PS नरसिम्हा। पहले हम समझ लेते हैं कि इस पूरे इशू का रूट कॉज आखिर था क्या। वो था एक नोटिफिकेशन जिसे इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑन 21 मई इन 2015, जिसमें ये कहा गया था कि जो एलजी है उसके पास पावर होगी ओवर दी सर्विसेज, जैसे कि IAS, IPS, डेनिक्स एंड देन IPS। इसका मतलब ये था कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे ही और शी विल बी दी इफेक्टिव इंचार्ज ऑफ द नेशनल कैपिटल, और जो सेंटर है वो उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी कि उन्हें कैसे क्या काम करना है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने से पहले एलजी का ओपिनियन लेना होगा।
यानी वो कोई भी डिसीजन जो है एलजी से पूछे बिना, एलजी की सहमति के बिना जो है वो नहीं ले सकते। सो जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मैटर पहुंचा तो उन्होंने एक यूनानिमस वर्डिक्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एलजी है उसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं हो सकती ऑन ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू दिल्ली। इसका मतलब ये है कि एलजी के पास ये पावर नहीं है कि वो जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं दिल्ली असेंबली की उसमें इंटरफेयर करें, या फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो डिसीजंस ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले रहे हैं, उस हर डिसीजन के अंदर उनका इंटरफेरेंस हो। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बाइफर्किएट किए पावर्स बिटवीन दी दिल्ली गवर्नमेंट एंड एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट ऑफ पोस्टिंग होती है या फिर ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो दिल्ली गवर्नमेंट लेगी। इसके अलावा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दे शुड हैव द राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और इन सभी मैटर्स के अंदर एलजी को गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, वो ना नुक्कड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, सर्विस से रिलेटेड एक्शंस हैं, वो सब जो है स्टेट गवर्नमेंट लेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलजी के पास अब कोई भी पावर नहीं बची है। अगर हम पुलिस की बात करें या पब्लिक ऑर्डर देखें, लैंड देखें, सो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उस रिगार्ड में एलजी ही डिसाइड करेगा आफ्टर कंसल्टिंग विद दी सेंटर। और अब इस जजमेंट के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लॉज बना पाएगी ऑन दोज इश्यूज़ जिस रिगार्ड में कोई भी सेंट्रल लॉ नहीं है। लेकिन क्या अब इसका मतलब ये है कि सेंटर के हाथ से दिल्ली निकल चुका है, वो दिल्ली के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे? नहीं, ये एंड नहीं है। अभी भी सेंटर चाहे तो कुछ मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि वो एक रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर अपील कर सकते हैं टू अ लार्जर बेंच। और अगर रिव्यू पिटिशन के अंदर भी अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दे देते हैं, देन इन दैट केस सेंटर जो है एक क्यूरेटिव पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। और अगर तब भी बात ना बने तो सेंटर चाहें तो एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में इसके अगेंस्ट, लेकिन अगेन फिर वो लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सो सेंटर के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, देखते हैं कि वो अवेल करेंगे या नहीं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।